सभी श्रोताओं और उत्तराखंड विश्वविद्यालय के सभी श्रोताओं एवं BLIS के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। और आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आज के दिवस से ही जुड़ी हुई है और जिससे कि अक्सर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से अक्सर होते हैं, वो सभी स्ट्रीम्स में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं इनके डेज के बारे में, इनके अधिनियम के बारे में, इनकी थीम्स के बारे में, ये इसकी शुरुआत कब हुई और ये इसके लाइसेंसेस के बारे में भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस दिवस के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। तो आज जैसा कि सभी को पता है कि 23 अप्रैल है, तो 23 अप्रैल वैसे तो हर दिन अपने में एक खास होता है और हर दिन कोई ना कोई दिवस होता ही होता है। तो उसी प्रकार से उसी लाइन में हमारे जो आज 23 अप्रैल है उसे भी हम वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाते हैं। तो इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे कि कॉपीराइट डे या फिर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हम क्यों मनाते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई। तो ये जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है, ये यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को 1995 से में ये बात घोषित की गई थी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाएगा और 96 से लेके अभी तक ये प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, ठीक है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है यूनेस्को का? तो यूनेस्को का हेड ऑफिस आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो मैं बीच में ये भी बताती जाऊंगी आपसे कि इसमें जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें किस किस तरह के और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो मैं आपको बीच बीच में ये भी आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने बात की कि ये कब से शुरुआत की गई थी, अब मैं बात करती हूँ कि इसके इतिहास के बारे में कि ये मतलब इसको हमने किस क्यों मनाते हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो जैसा कि 1995 में तो यूनेस्को ने घोषित किया था इस दिवस को मनाने का, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न भी था कि इसी दिवस के दिन स्पेन के कैटलोनिया में इसकी उत्पत्ति देखी जा सकती है। और अब इसके इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसकी उत्पत्ति स्पेन के कैटलोनिया से बताई जाती है और जिस दिन एक पारंपरिक अब इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जनरली इसकी उत्पत्ति स्पेन के कैटलोनिया में बताई जाती है और जिस दिन जहां पर 23 अप्रैल को पारंपरिक रूप से एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था ला दियादा डे। इन संत के जन्म दिवस जिसे सेंट जॉर्ज दिवस के रूप में मनाते थे और इस दिन जनरली हुआ क्या करता था, उस दिन साहित्य प्रेमी यानी कि जितने भी साहित्य प्रेमी हुआ करते थे वो बुक्स एंड फ्लावर्स का आपस में एक्सचेंज किया करते थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए और इसी से प्रेरित होकर यूनेस्को ने इस दिन विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे के रूप में मनाने का ऐलान किया। और एक रीज़न ये भी है कि इसी दिन बहुत से साहित्यकार या बहुत सारे लेखक, बहुत सारे दार्शनिकों की मृत्यु भी हुई थी। जैसे कि उनमें से कुछ लोगों के नाम मैं यहाँ पे लेती हूँ, जैसे कि विलियम शेक्सपियर थे, मिगुएल डे सर्वेंट और इनका गार्सिलो डे। तो इनकी भी मृत्यु उसी दिन हुई थी और यूनेस्को ने इन सभी को विश्व रूप से श्रद्धांजलि देते हुए भी इस दिवस को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे के रूप में मनाने की घोषणा की। तो ये रीज़न थे कि हम विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो ये इतिहास के बारे में था और इससे क्वेश्चन से भी अभी इसके थीम पे आती हूँ। और प्रत्येक दिवस इसकी एक अलग थीम डिसाइडेड होती है क्योंकि ये कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए, पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ पुस्तकों को पढ़ने के लिए जन सामान्य में एक
प्रेरणा जागृत करने के लिए इस पुस्तक को मनाया जाता है। और मेन मोटिव इसका ये है कि कॉपीराइट डे क्यों, मतलब कॉपीराइट क्या होता है, हमारे अधिकार क्या होते हैं, और हम पुस्तकों को मतलब कैसे जन सामान्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो ये मेन रीज़न होते हैं। तो इसी रीज़न को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिवस, मतलब प्रत्येक वर्ष इसकी एक अलग थीम डिसाइड की जाती है और इस थीम से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें इस वर्ष की, तो इस वर्ष आपकी जो थीम थी वो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस थी, यानी कि आप स्वदेशी भाषाएं, यानी कि इंडिजीनियस लैंग्वेज, यानी कि स्वदेशी भाषाओं के रूप में जितने भी साहित्य या जितने भी आपके मतलब बुक्स हैं वो कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, उनके बारे में इस वर्ष मतलब प्रमोशन किया गया उन सभी मतलब नेटिव बुक्स के बारे में, नेटिव लैंग्वेजेस वाले बुक्स के बारे में। ठीक है, इसी प्रकार से हर वर्ष कोई ना कोई थीम डिसाइडेड होती है जिससे कि हम बुक्स को प्रमोट कर सकें, बुक्स रीडिंग हैबिट्स को प्रमोट कर सकें। ठीक है, और जैसे कि अगर हम बात करें पिछले वर्ष की, तो प्रीवियस ईयर भी इसकी एक अलग थीम थी, रीड सो यू नेवर फील लो, यानी कि आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आप कभी भी कमज़ोर महसूस ना करें। तो मतलब ये आप थीम देख रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं पढ़ने को प्रमोट करने की को प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो ये जो थीम डिसाइड होती है वो पढ़ाई से ही रिलेटेड होती है कि बुक्स को हम कैसे जन सामान्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और ये आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि ये जो टॉपिक है आपकी थीम और आपके ईयर, तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके जो अभी इग्नू पीएचडी का पेपर हुआ था इसमें इसके थीम से क्वेश्चन बना था, आप जाके देख भी सकते हैं कि इसकी प्रीवियस थीम जो थी उससे क्वेश्चन आया था ये आपकी इग्नू पीएचडी में। तो ये थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं कि कॉपीराइट दिवस मतलब आप कॉपीराइट होता क्या है बेसिकली। अभी तो हम कॉपीराइट दिवस की बात कर रहे थे, अब ये क्या होता है। ठीक है, तो कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है, एक अधिकार होता है जो कि एक ऑथर हो सकता है या फिर एक राइटर हो सकता है या कोई मतलब कोई ड्रामा जिसने बनाया हो वो हो सकता है, वो या कोई भी फोटोग्राफर हो सकता है, कोई पेंटर हो सकता है जिसने कि अपने इंटेलेक्ट को या अपने बौद्धिक मतलब अपनी बुद्धि द्वारा कुछ भी रचना बनाई हो, लिखी हो, उसे ड्रामा के रूप में प्रेजेंट किया हो या अपने फोटोग्राफ के रूप में, संगीत गाने के रूप में, किसी भी फॉर्म में उसने प्रेजेंट किया हो। ठीक है, तो उस पर उसका अधिकार होता है और वो अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी मतलब वहाँ के जहाँ भी वो रह रहा होगा जिस देश में, तो उस कंट्री के गवर्नमेंट उसे डिसाइड करेगी उस कॉपीराइट को, और उस कृति पर उसका अधिकार होता है। उसकी परमिशन के बिना कोई दूसरा उसकी कृति को यूज नहीं कर सकता, ना ही पर्सनली, ना ही आपका उससे कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता, एक तरह से हमें कह सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉपीराइट के अधिकार को भी प्रमोट करने के लिए इस दिवस को हम मनाते हैं ताकि जो क्रिएटर है या जो लेखक है वो अपने अधिकार को पहचान सके और कैसे कैसे उस अधिकार को वो यूज कर सकता है उसको भी जान सके। ठीक है, और कैसे उस अधिकार को वो यूज करके अपने कंटेंट को मिस यूज होने से बचा सकता है। तो उन सब के बारे में ये डे हमें बताता है, ये डे हमें प्रमोट करता है। ठीक है, और इसके लिए सिंबल भी एक डिसाइडेड है जिसे हम बोलते हैं इन सर्कल सी। ये कॉपीराइट का सिंबल है और कॉपीराइट सिंबल के साथ साथ उस ऑथर का नाम मेंशन होता है जिसने उस पर्टिकुलर मतलब काम को किया है, चाहे वो कोई भी काम हो, आपका लिटरेरी वर्क हो, ड्रामेटिक हो, पेंटिंग हो, सॉन्ग हो, आपका सॉफ्टवेयर हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कॉपीराइट के
कॉपीराइट जो है वो आईपीआर के अंतर्गत आता है ना। तो उसकी भी लिमिटेशन है कि कॉपीराइट के अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं। लिटरेरी वर्क होता है, म्यूजिकल वर्क हो सकते हैं, ड्रामा हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कोई भी आर्किटेक्ट हो सकता है, आर्टिफैक्ट्स हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, डेटाबेसेस हो सकते हैं, या फिर साउंड रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं। तो ये निम्नलिखित चीज़ें ही कॉपीराइट के अंतर्गत आती हैं और इनसे बाहर चीज़ें नहीं आती हैं। और एक एक्सेप्शन भी है इसमें कि एक नियम भी है कि जब तक कि कोई भी थॉट आपके रिटन फॉर्म में या रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक वो कॉपीराइट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, वो भी ज़रूरी है आपका। इट मीन्स कि अगर आपने कोई चीज़ सोची है, डिस्कस की है किसी से, लेकिन अगर आपने उसे रिटन फॉर्म में या फिर उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में, अगर कोई रिटन वर्क है, कोई पोएम या कुछ समथिंग इस तरह से चीज़ें हैं, कोई उपन्यास है, कोई कंटेंट है, तो अगर रिटन फॉर्म में ना लिखा है या फिर कोई गाना है तो आपने रिकॉर्डेड नहीं किया है, तब तक वो आपके कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और इसका एक वो भी है कि अगर आप इसे फाइल करना चाहते हैं, कॉपीराइट कैसे आप अप्लाई करेंगे कॉपीराइट के लिए, तो आप copyright.gov.in पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म 14 होता है, फॉर्म 14 फिल करना होगा और कॉपीराइट के लिए आपको 5000 फीस सबमिट करनी होती है। और अगर आपका कंटेंट ऑडियो फॉर्म में है तो वो MP3 फाइल में आपको सबमिट करना होगा। और यही सेम 10 MB आई थिंक उसका साइजेस वहाँ पे डिसाइडेड है, 10 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार से अगर वो आपका लिटरेरी वर्क है यानी कि कोई लिटरेचर है तो वो आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वो कुछ डिसाइडेड है, वहाँ पे चीज़ें आप जाके पढ़ सकते हैं और कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ समय बाद आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो कि आपको कॉपीराइट सर्टिफिकेट कहलाता है। और इसके बाद आप इसको आपके पास उस कृति के लिए अधिकार हो जाएगा। और यदि कोई भी आपके बिना परमिशन के आपके कार्यों का यूज कर रहा है तो उसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंतर्गत पनिश किया जाएगा। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कि कॉपीराइट का उल्लंघन, तो उसके भी अलग अलग नियम होते हैं और उसकी भी अलग अलग सजाएं होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपको भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 57 के अंतर्गत कुछ पनिशमेंट है जिसमें कि आपको 6 महीने से लेके 5 साल की सजा का प्रावधान है अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी ऑथर के या राइटर के परमिशन के बिना उसकी कंटेंट का यूज कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट ले रहा है, तो उससे आपको 6 महीने से लेके 5 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ कुछ जुर्माने भी हैं, जैसे कि आपको लगभग 2000 से लेके 2 लाख तक के जुर्माने आपको पेमेंट करने पड़ सकते हैं अगर कोई भी बिना परमिशन के वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नियम हैं कॉपीराइट कुछ कहेंगे कि एक जो ओनर है कॉपीराइट का जो ओनर है उसे कुछ अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए हैं। तो उन अधिकारों के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा की। तो आई होप आपको कॉपीराइट के बारे में समझ में आया होगा। और कॉपीराइट के लिए कुछ कुछ नियम भी हैं और कॉपीराइट कई प्रकार के भी होते हैं। बेसिकली कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की बात करें तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्लेजरिज्म, और एक होता है डैमेज्ड, और एक होता है मॉरल राइट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्लेजरिज्म क्या होता है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि नकल करना या फिर चोरी करना, हमें कह सकते हैं कि बिना परमिशन के हम चोरी कर रहे हैं उसके कंटेंट की, बिना उसे सम्मान दिए या बिना उसे एक्नॉलेज किए हम उसके कंटेंट की चोरी कर रहे हैं, तो वो हमारा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। और इसके द्वारा जो सजाएं होती है वो मैंने आपको पहले ही बता दी। और इसी प्रकार से डैमेज, यानी कि हम किसी भी कृति को नुकसान किसी भी तरह पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ मॉरल राइट होते हैं, यानी कि हम उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के इन्फ्रिंजमेंट होते हैं। और अगर हम बात करें प्लेजरिज्म की, तो प्लेजरिज्म को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आपको क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो राइटिंग वर्क करते होंगे, जो थीसिस वर्क करते होंगे, या फिर जो टीचर होंगे वो भी कहीं ना कहीं राइटिंग वर्क करते होंगे।
तो इसीलिए मैं प्लेजरिज्म को यहाँ पे थोड़ा डिफाइन करूंगी। प्लेजरिज्म के लिए भी दो कैटेगरीज हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए अलग है और फैकल्टी और स्टाफ के लिए अलग है। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो कुछ कुछ उसके लिए भी पेनाल्टीज दी, मतलब पेनाल्टीज के प्रावधान हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 10% का, मतलब अगर 10% आपका कहीं से प्लेजरिज्म पाया गया तो वो आपका, मतलब आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती, आपको कोई भी, आप इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। और यदि 10 से 40% है तो फिर आपको कुछ पेनल्टीज देनी पड़ सकती हैं, जैसे कि आपको 6 मंथ के अंतर्गत जो भी आप थीसिस सबमिट कर रहे हैं वो 6 मंथ के अंतर्गत आपको दोबारा सबमिट करनी होगी, अगर आपका 10% से लेके 40% तक प्लेजरिज्म पाया गया, ठीक है। और यदि यही सेम जो परसेंटेज है 40 से 60% हो गया तो आपको जो सबमिशन का जो प्रोसीजर होता है वो पीरियड होता है, वो 1 साल के अंदर आपको सबमिट करना होगा। और यही अगर आपके 60% से अबव माना गया तो वो आपका जो सबमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आप इसे सबमिट दोबारा नहीं कर सकते हो। तो ये पेनल्टीज फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जो थीसिस सबमिट करते हैं, वो ये जो पेनल्टीज मैंने बताई हैं वो रिसर्च स्कॉलर्स के कंडीशन में है, केसेस में है, सॉरी, ठीक है। तो ये 10 से 40% वालों को 6 महीने के अंदर दोबारा सबमिट करने का मतलब छूट मिलती है, और यही 40 से 60% है तो उनको 1 साल का समय मिलता है। लेकिन 60% से अबव प्लेजरिज्म पाया गया तो उन्हें कोई ऑप्शन नहीं है, वो सीधे उनका कैंसिल, थीसिस कैंसिल मानी जाती है, ठीक है। और यही अगर हम बात करें टीचर्स फैकल्टीज के बारे में तो 10% की सभी को छूट है कि अगर प्लेजरिज्म 10% पाया गया तो वो आपके प्लेजरिज्म के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन यही सेम क्राइटेरिया अगर उन्होंने 10 से 40% रखा तो उसमें आपको 1 साल तक आप उसको मतलब पब्लिश नहीं कर सकते, उस कंटेंट को पब्लिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये पहला पेनल्टी है। और यदि अगर 40 से 60% अगर आपका पाया गया तो यही सेम चीजें आपको 2 साल तक आप पब्लिश नहीं कर सकते, कोई भी कंटेंट मिनिमम 2 साल तक पब्लिश नहीं कर सकते। और साथ ही साथ इसमें आप किसी भी स्टूडेंट को सुपरवाइज नहीं, मतलब एज ए सुपरवाइजर, जो आपका मतलब एज ए टीचर सुपरवाइज करते हैं स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को, तो वो भी 2 साल तक आप किसी भी स्टूडेंट की सुपरवाइजर नहीं नियुक्त मतलब बन सकते, तो ये भी एक सजा है। और अगर 60% से अबव पाया गया प्लेजरिज्म तो ये सेम चीजें, यही सारी चीजें 3 साल के लिए बढ़ जाती हैं, यानी कि 3 साल तक आप इस कंटेंट को पब्लिश नहीं कर सकते या कोई भी कंटेंट पब्लिश नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपको मतलब 3 साल के पीरियड के लिए आप किसी भी रिसर्च स्कॉलर को सुपरवाइज नहीं कर सकते, गाइड नहीं कर सकते। तो ये पेनल्टीज हैं प्लेजरिज्म के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताए। तो आई होप आपको ये टॉपिक मतलब ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब मैं बताती हूँ कि ये हम क्यों, मतलब इसके उद्देश्य क्या हैं, कॉपीराइट डे के उद्देश्य क्या हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कॉपीराइट बेसिकली जो ऑथर होते हैं या जो ओनर होते हैं कॉपीराइट के, तो उनको या फिर लेखकों और प्रकाशकों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ही इस डे को मनाया जाता है, ठीक है। और कॉपीराइट डे बेसिकली उनके जो मतलब उससे कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा है या फिर उनके मॉरल अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं कर रहा है, तो उनके बारे में भी उन मतलब ओनर्स को अवेयर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। साथ ही साथ विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, जो भी कॉपीराइट से रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े पब्लिशर्स को, तो उन पब्लिशर्स को उनके विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो भी पब्लिकेशन हाउसेस या पब्लिशर्स को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं तो उन प्रॉब्लम्स को वो कैसे
सॉरी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पब्लिशर्स को भी जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े बुक्स को पब्लिश करने के दौरान, तो उसके लिए भी अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ हम अपने जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, उसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कॉपीराइट नहीं होगा तो कोई भी कैसे भी यूज कर सकता है उसको, और हमारी जो हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं या जो हम उसे हमारी धरोहर का प्रतीक मानी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से हम कहते हैं उसकी क्षति होती है। तो इसको भी प्रमोट करने के लिए हमारा जो एक कॉपीराइट डे मनाया जाता है। और इसका एक ओवरऑल उद्देश्य की बात करें तो सभी उम्र के व्यक्तियों को या सभी उम्र के लर्नर्स को, सभी मतलब और डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को मतलब लाइफ लॉन्ग पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो ये मेन उद्देश्य हैं इसके। और कॉपीराइट अगर हम बात करें कि मतलब इसके एक्ट्स के बारे में, एक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉपीराइट एक्ट इन इंडिया में अगर हम बात करें तो 1957 में ये आया था, बट प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुआ था 1958 में, और इसके अभी तक 5 बार इसमें संशोधन हो चुके हैं। तो संशोधन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और ये एक्ट कब आया था इंडिया में, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो संशोधन की बात करें तो 83 में, 84 में, 92 में, 94 में, 99 में और 2012 में, ये 5 बार अभी तक इसमें संशोधन हो चुके हैं। और ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है कि इसके संशोधन कितनी बार हो चुके हैं। ठीक है, और रिसेंट में कौन सा संशोधन हुआ था, तो रिसेंट में 2012 संशोधन हुआ था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसका भी एक रीज़न है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 ट्रीटीज यानी कि 2 ट्रीटीज हुई थी, और 1996 में 2 ट्रीटीज के मतलब 2012 का जो अधिनियम है वो बहुत महत्वपूर्ण इसका इसलिए भी है क्योंकि 1996 में संपन्न वीपो इंटरनेट संधि और वीपो फोनोग्राम और प्रेजेंटेशन संधि हुई थी, यानी कि 2 संधियां हुई थी, और दोनों संधियों का नाम पूछा जा सकता है आपका। एक था वीपो कॉपीराइट संधि और एक था वीपो प्रेजेंटेशन और फोनोग्राम संधि। और फोनोग्राम आई थिंक आपको समझ नहीं, मतलब मैं इसे बता देती हूँ कि फोनोग्राम क्या होता है। फोनोग्राम बेसिकली क्या होता है कि आपका सिंबॉलिक वर्ड्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि फोनो का मतलब होता है आपका साउंड और ग्राम का मतलब होता है सिंबल। तो जो भी सिंबॉलिक चीजें होती हैं उनके लिए भी मतलब जो प्रोड्यूसर हैं या जो एक्टर है उनको भी कॉपीराइट का अधिकार प्राप्त हो, इसकी भी बात की गई थी 2012 की संशोधन में। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके भी अधिकारों की बात की गई थी, क्योंकि फोनोग्राम का मतलब जो दिव्यांगजन होते हैं ना, उनके लिए एक सिंबॉलिक लैंग्वेजेस होती हैं, आपने देखा होगा, और उसको परफॉर्म करते हैं एक्टर, यानी कि उनको वो अलग अलग सिंबल में प्रेजेंट करते हैं, है ना, तो वो एक्टर कहलाते हैं। और जो आपके मतलब जो उसे लिखते हैं वो एक राइटर हुए, या जो उसे साउंड देते हैं तो वो आपके वो भी सारे एक्टर कहलाएंगे, और इसमें प्रोड्यूसर दोनों का अलग अलग अधिकार होते हैं। तो इसकी बात की गई थी 2012 में। तो ये पूछ सकता है कि ये इनमें कौन कौन से 2 अधिनियम या 2 ट्रीटीज शामिल हैं आपके 2012 में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली एक्ट के बारे में था, क्योंकि एक्ट से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और एक बस लास्ट में मैं एक बात और क्लियर कर लेती हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप फेयर यूज़ क्या होता है या फिर आपके लाइसेंसेस क्या होते हैं। मैं फेयर यूज़ के बारे में बात कर लेती हूँ। फेयर यूज़ का मतलब होता है कि बिना लिखित सहमति के उधार लिया जा सकता, यानी कि कोई भी कंटेंट अगर आप किसी ओनर के बिना परमिशन के उधार लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो वो फेयर यूज कहलाता है। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि आप उससे अपने लाभ को ना कमाएं, उसे अपने पर्सनल यूज के लिए रख सकते हैं, अपने शैक्षणिक कार्य हेतु प्रयोग कर सकते हैं, अपने रिसर्च हेतु प्रयोग कर सकते हैं, और उसका मिसयूज नहीं कर सकते। इट मीन्स कि उसको
किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे आपके फेयर यूज कहलाते हैं। और अगर आपने इनमें से किसी इसको मतलब ये सारे आपके फेयर यूज कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और इसमें एक लाइसेंसेस के बारे में है, लाइसेंस के बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। इसके कुछ नियम हैं और जिसमें कि आप यस जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। तो मैं लाइसेंस को इन ब्रीफ 2 मिनट में आपको समझा देती हूँ। तो एक होता है सीसी बाय, यानी कि वर्क कैन बी यूज्ड बाय अदर्स बट ओनली इफ क्रेडिट इज गिवन। सीसी बाय का मतलब होता है, और सीसी बाय बहुत ज़्यादा यूज भी किया जाने वाला लाइसेंस माना गया है। और इसमें क्या होता है कि आप कोई भी ओनर का कोई भी काम कोई भी दूसरा यूज कर सकता है, बट उसे क्रेडिट दिया जाना चाहिए। यानी कि ओनर को हम एक्नॉलेज करें, उसे सम्मान दें या उसे उस कार्य का क्रेडिट दें। तो ये जो लाइसेंस होता है वो सीसी बाय कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी ओनर के कार्य को यूज कर सकते हैं, बट उसे हमें उस ओनर को हमें उसे उस कार्य का क्रेडिट देना आवश्यक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से सीसी बाय एनसी होता है, यानी कि नॉन कॉमर्शियल यूज, यानी कि हम उस कार्य को यूज कर सकते हैं बट उससे मतलब नॉन कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं, यानी कि उससे हम कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ठीक है। इसी प्रकार से सीसी बाय एनडी होता है, जिसका मतलब होता है नो डेरिवेटिव वर्क, यानी कि टीम वर्क में हम उस चीज को नहीं कर सकते, ठीक है। और सीसी बाय एनसी ऐसे होता है, यानी कि नॉन कॉमर्शियल एंड शेयर अलाइक। तो ये भी क्वेश्चन इसके फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं, और क्या होता है ये पूछा जा सकता है। तो शेयर अलाइक का मतलब होता है बेसिकली कि आप उसको रिमिक्स करके अगर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट उसे उसी लिंक उसी मतलब उसी फॉर्म में उसी लाइसेंस पे आप शेयर करेंगे, तो ये आपका शेयर अलाइक कहलाता है। और नॉन कॉमर्शियल तो मैंने बता ही दिया कि आप उसे नॉन कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकते। तो ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और इससे आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और अभी कुछ चीजें इसमें छूट गई हैं, वो मैं वीपो जो 26 अप्रैल को है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल एंड कॉपीराइट डे, उस दिन मैं डिस्कस करूंगी कि आपके कुछ जो ऑर्फन वर्क होते हैं, डेरिवेटिव वर्क क्या होते हैं, जो कि अभी मैंने इसमें लाइसेंस में जिक्र किया। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगी 26 अप्रैल को। तो मिलते हैं 26 अप्रैल को, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई भी क्वेश्चन में से जो टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया, और लेकिन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं है, तो आप इसे एक बार देखिए, नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिएगा, सुनिएगा इट मीन्स। और फिर भी कोई चीज़ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चन रहे उनका सोल्यूशन आपको एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड किया जाए। तो थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।